91.2 NIVH हेलोदून पर पेश है दोस्तों एक ब्रांड न्यू शो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद RJ गौरव। क्या है खास इस शो में, तो बता दूं कि इस शो में बात होगी उन महान पर्सनैलिटीज से जो कि अपने इनिशिएटिव से हम जैसे दृष्टि दिव्यांगजनों की जिंदगी में दे रहे हैं आशा और संभावनाओं के पॉजिटिव चेंज। तो सुनना ना भूलिएगा ये प्रोग्राम हर वेडनेसडे हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और यूट्यूब चैनल 91.2 NIVH हेलोदून पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप सभी के साथ 91.2 NIVH हेलोदून पर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रोग्राम विद गौरव। इसमें आज हमारे साथ हैं एक बहुत महान हस्ती जो हम सभी VI के लिए बहुत अच्छा काम जो है कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज होने वाले हैं शिवशंकर कपूर सर। ये मध्य प्रदेश से हैं बेसिकली, और ज्यादातर मध्य प्रदेश के दिव्यांग भाई बहनों के लिए और देश दुनिया के दिव्यांग भाई बहनों के लिए सर जो है अपने कार्य करते हैं। तो आज सर से बातचीत होगी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आपका जीवन है इसकी शुरुआत यानी आपका बचपना कहाँ से हुआ और उसके बाद अपनी शिक्षा, अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं। जी गौरव जी, बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे हेलोदून पर इनवाइट किया गया। सर्वप्रथम मैं अपने सुनने वाले समस्त श्रोताओं के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो मेरी आवाज के माध्यम से आज मेरे से संबंधित और इंक्लूसिव एजुकेशन और सोसाइटी से संबंधित परिचर्चा में मुझे सुनेंगे। मेरा नाम शिवशंकर कपूर है और मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही एक पिछड़ा जिला हरदा करके जिला है, मैं वहीं पर एक मध्यम गरीब परिवार में और बड़े ही ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ था और जन्म से ही मेरी आंखों की प्रॉब्लम रही है और बहुत कम उम्र में जैसे आम बच्चे शिक्षा से जुड़ जाते हैं और जिस तरह से आज जो बच्चे अपने नजदीक के विद्यालयों से जुड़ करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उस तरह का माहौल 90 के और 2000 के बीच में जो दशक था उसमें नहीं हुआ करता था जी। और इंदौर मध्य प्रदेश का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मिनी बॉम्बे और सबसे स्वच्छ शहर है। वहीं पर 1996 में जुलाई माह में मुझे एक विशेष विद्यालय है हेलन केलर दृष्टिबाधितार्थ विद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ द्वारा संचालित है और बहुत ही पुराना ये संस्था है जिसके विद्यालय में मुझे प्रारंभिक शिक्षा लेने का अवसर मिला। जी गौरव जी। जी सर। तो इसके बाद जो है आपकी शिक्षा सारी 12th तक वहीं से हुई? हाँ, वहाँ 10th तक हुई। उसके बाद इंक्लूसिव स्कूल में कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई मेरे द्वारा संपन्न की गई। तदुपरांत उच्च शिक्षा के लिए इंदौर में ही एक और महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ से मैंने अपने संस्कृत विषय के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई जी। तो इस तरीके से दोस्तों सर का जीवन रहा। और उसके बाद सर जॉब के लिए सबसे पहले आप मतलब कहाँ पे आपने जो है काम कहाँ पे किया अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद मैंने पढ़ाई करना बंद नहीं किया, बल्कि और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा और मैंने B.Ed विशेष शिक्षा दृष्टिबाधितों को पढ़ाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के माध्यम से संपन्न की और B.Ed के बाद मेरा जॉब MP में एक गवर्नमेंट स्कूल में लग गया, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, अभी पढ़ाई को रोका ना जाए। तदुपरांत मेरे को M.Ed विशेष शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक अवसर के रूप में मिली, तो मैंने निरंतर B.Ed और M.Ed विशेष शिक्षा दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में की। उसके बाद एक प्राइवेट NGO में एज ए लेक्चरर महाराष्ट्र में ज्वाइन किया, अमरावती में, जहाँ पर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का कॉलेज था। और उसके बाद जिस विद्यालय से मैंने जैसे बताया अपना पढ़ाई शुरू की थी, वहीं पर पढ़ाई की और बाद में मुझे एक अच्छा सुनहरा अवसर मिला कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन का एक आदर्श विद्यालय है, उसमें एज ए प्राइमरी टीचर मुझे ज्वाइन करने का अवसर 2013 से प्राप्त हुआ और निरंतर 2019 तक मैंने वहाँ पर जॉब किया और मैंने हमेशा अच्छा सपना देखा है और अच्छा सोचता हूँ। तो उसके बाद मुझे मध्य प्रदेश में ही अवसर मिला राज्य लोक सेवा आयोग, जो कि MPPSC के माध्यम से
व्याख्याता के पद आए थे सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जितने भी विद्यालय है उसमें राजपत्रित अधिकारियों के लिए व्याख्याता के रूप में पद आए थे। उसमें मैंने अप्लाई किया था और नंबर 1 पर मेरा नाम सूची में अंकित हुआ और मुझे पिछले 3 वर्षों से एमपी में काम करने का अवसर मिला है। और काम करते करते मेरे काम से जिला प्रशासन इतना प्रभावित हुआ है कि मुझे अतिरिक्त चार्ज के रूप में एक संस्था का आहरण संवितरण अधिकार देकर के और प्रशासनिक अधिकार देकर के एक मध्य प्रदेश शासन की प्रदेश लेवल की जो महाविद्यालयीन छात्रावास के लिए संचालित है, दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रावास संचालित है, शासकीय राज्य निःशक्तजन कल्याण संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में है ये। वहाँ पर मैं अपने मूल दायित्वों के साथ एक संस्था में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मेरा मूल पद व्याख्याता का जैसे मैंने बताया है। तो मैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक शासकीय दृष्टिबाधिता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर मैं वर्तमान में व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जी। तो अब सर ये अवगत कराना होगा हमारे सभी श्रोताओं को कि आप वीआई के लिए या अन्य दिव्यांगजनों के लिए इस वक्त क्या क्या कार्य जो है कर रहे हैं। हम जहाँ तक ये मानते हैं कि दृष्टिबाधितों की शिक्षा को समावेशित रूप प्रदान किया जाए और एक बच्चा जो कहीं पर भी रहता हो उसको शिक्षा मिल सके, इसके लिए साथ ही साथ जो महाविद्यालयीन छात्र हैं उनके लिए कौशल विकास के अंतर्गत क्या क्या संभावनाएं हैं और उनकी कैसे काउंसलिंग की जानी चाहिए जी। उसके लिए टेक्नोलॉजी में दृष्टिबाधितों को एम्पावर करने के लिए उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए, ब्रेल के प्रचार प्रसार के लिए और दृष्टिबाधितों की एडवोकेसी के लिए मैं वर्तमान में बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड राष्ट्रीय संगठन है, इसका मध्य प्रदेश शाखा का मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो उसके माध्यम से शासन को दृष्टिबाधितों के अधिकारों के लिए और दृष्टिबाधितों की एडवोकेसी के लिए और समाज में एक जन जागरूकता के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सब के लिए मैं और हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं जी। तो सर जैसे कि आपने ब्रेल की बात की तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्योंकि ब्रेल के प्रचार प्रसार में आप लिप्त हैं, इस समय आप काम कर रहे हैं, तो ब्रेल का जो है अगले अभी जो आगे युग आ रहा है, तकनीकी युग आ रहा है, इसमें ये एक बहुत बड़ा वो होता है क्योंकि अगर आप इसका प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं तो आप आज सभी दृष्टिबाधित श्रोताओं को ये बता दीजिए कि ब्रेल अगले भविष्य में कितनी काम जो है लोगों के आ सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है कि ब्रेल काम आएगी या ब्रेल आगे हम क्या उपयोग करेंगे इसका, तो वो कितने काम आ सकती है। बिल्कुल गौरव, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है जी। मैं अपने समस्त श्रोताओं के लिए बता दूं कि ब्रेल एक लिपि है जो दृष्टिबाधितों द्वारा उंगलियों के माध्यम से पढ़ी जाती है। जहाँ तक ये बात सच है कि तकनीकी के आने से ब्रेल के प्रति लोगों का जो एक रुझान है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, लेकिन मेरा इसके उलट मानना है तकनीकी के आने के साथ ब्रेल का महत्व और ब्रेल के प्रचार प्रसार में और बढ़ोतरी होने वाली है और प्रयास बढ़ने वाले हैं। एक तो उदाहरण लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि जब पिछले 20 वर्षों पूर्व किताबें आसानी से उपलब्ध इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि उन किताबों को तैयार करने में मैनुअली ज्यादा करना पड़ता था और जो कि कठिन और समय और परिश्रम भी अधिक लेता था। अब अगर हम देखें तो जो डिजिटलाइजेशन के इस युग में ब्रेल के पुस्तकों की जो छपाई है वो बड़ी है। आप देख लीजिए, चाहे पर करेक्टर देख लीजिए, उसकी गति में बढ़ोतरी हुई है। आप देख लीजिए कि जिस तरह के आजकल डिस्प्ले आ रहे हैं उस पे देख लीजिए कि गति बढ़ी है। जिस तरह से जो सिस्टम है एक हमारा, चाहे वो एटीएम हो, चाहे रेल की ट्रेन हो, चाहे पब्लिक उपयोग के सामग्री हो, उनमें आजकल डिजिटल युग के कारण कहो या ब्रेल के प्रचार प्रसार में तकनीकी का योगदान कहो बड़ा है। आप देख लीजिए आज के इस समय में। तो मेरा तो मानना है कि ब्रेल के प्रति लोगों का
रुझान कम जरूर है, लेकिन आगे आने वाले समय में तकनीकी के कारण ब्रेल का महत्व भी बढ़ेगा और ब्रेल की उपयोगिता भी बढ़ेगी। जी, दूसरा सर, आप दृष्टिबाधितों की शिक्षा में और इन सब के लिए भी शुरू से ही प्रयास करते आए हैं, ना कि इस काम मिलने के बाद, बल्कि उससे पहले से भी, चाहे आप जब यहाँ आदर्श विद्यालय में रहे हों या वैसे भी आपने बहुत प्रयास जो है किए हैं। तो आजकल नई शिक्षा नीति में और जो जैसा पहले चलता था उसमें आप दृष्टिबाधितों का क्या भविष्य देखते हैं? बहुत उज्जवल भविष्य है दृष्टिबाधितों का। और जहाँ तक नई शिक्षा नीति जो कि 2020 से लागू है, उसमें भी आप अगर छठे अध्याय को देखेंगे तो वो समावेशी शिक्षा और दिव्यांगों की शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ कह रही है। और जिस तरह से दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, चाहे वो तकनीकी के माध्यम से हो, चाहे सरकार के सकारात्मक रवैये के माध्यम से हो, चाहे जन जागरूकता के बढ़ोतरी के कारण वृद्धि के आधार पर हो, या हम ये कहें कि वर्तमान समय दिव्यांगों के लिए बड़ा पॉजिटिव वे का रास्ता खुलने वाला समय है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा के लिए जिस तरह से CBSE या जितने भी NCERT जो तकनीकी रूप में प्रयास कर रहे हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए तो रास्ते आसान होने वाले हैं शिक्षा के लिए, और दृष्टिबाधितों के लिए तो मुझे लगता है और आसान रास्ते खुल रहे हैं। एक के उदाहरण लेकर के हम बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई किताब अगर पढ़नी है छोटी सी, वो किताब अगर ई-टेक्स्ट में उपलब्ध है तो वो ब्रेल में भी संभव है आसानी से उपलब्ध होना, और ई-टेक्स्ट के ऑडियो माध्यम से भी, TTS के टेक्स्ट के माध्यम से भी हम पढ़ना, मुझे लगता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए संभव हो रहा है। जिस तरह से इस तरह के सॉफ्टवेयर और एप्स अवेलेबल है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति बिना किसी मदद के किताबों को पढ़ रहा है, ऐसे रास्ते खुल रहे हैं। तो 2020 की शिक्षा नीति ने जिस तरह से नए नए आयामों की ओर ध्यान खींचा है, ई-पाठशाला, दीक्षा ऐप और तमाम ऐसे NCERT के ऑडियो फॉर्मेट में पुस्तकें तैयार हो रही है, जिस तरह के नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि दृष्टिबाधितों सहित दिव्यांगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, मेरा ये मानना है। जी सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश शासन में हैं, ज्यादातर काम जो है ब्लाइंडों के वहीं मध्य प्रदेश की शाखा में ही संभाल रहे हैं। हमने भी देखा जब NIPVD में VI लोग जो है मध्य प्रदेश से ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, किसी कोर्स के लिए आते हैं, तो शुरू में ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है सभी को आती है। तो पहले के मामले में और जब से आपने काम करना स्टार्ट किया, तो आप कितने सफल रहे हैं अपने कार्य में? कहाँ तक जो है सभी दृष्टिबाधितों की जागरूकता जो है बढ़ी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में मुझे अभी पिछले 2-3 साल से हूँ। पिछले 6 साल में NIVH देहरादून में ही था, जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया था, और बीच में भी पढ़ाई करने ही बाहर चले गए। तो मध्य प्रदेश में मैंने बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया है, ये सच बात है, और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रयास, अच्छे कामों की और आवश्यकता है। मुझे लगता है और मेहनत करने की जरूरत है और काम को बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे भी प्रयास हुए हैं शासन के द्वारा और गैर सामाजिज संगठनों के द्वारा कि उससे कुछ नई बातें निकल के आती है। उदाहरण के लिए अगर लें तो यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र में 6% आरक्षण है दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं जी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे 600 रुपए दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है। इस तरह के कई अच्छे प्रयास सरकार के हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि सभी को रोजगार मिल गया हो या सभी प्रशिक्षित हो गए हों या सभी के लिए रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रॉपर चल रही हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत काम करने की अभी भी मुझे लगता है आवश्यकता है और हम इस ओर प्रयास भी कर रहे हैं। तो हम सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश शासन और गैर सामाजिक संगठन और कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण की ओर अधिक से अधिक कार्य हो सके।
जी। तो यही सब कार्य जो है आप मतलब मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो और मतलब किसी तरह का प्रशिक्षण भी किसी तरीके से जो है बच्चों को देते हैं, जैसे ब्रेल में या किसी उसमें अगर जरूरत हो वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, वो सब तो हो ही रहा है, लेकिन वही है कि हम एक सीमित दायरे तक ही अभी भी काम कर पा रहे हैं। काम का दायरा भी बढ़ाने की मुझे लगता है आवश्यकता है, और अलग से कुछ प्रयास हमें और करने चाहिए, जिससे दृष्टिबाधितों के शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके पुनर्वास और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे मैं कई जगह से जुड़ा हूँ, तो मेरे जो भी प्रयास होते हैं वो तो मैं करता ही हूँ व्यक्तिगत, लेकिन मेरे व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं है मुझे लगता है, और भी हमें इसमें काम करने की आवश्यकता है और लोगों को भी जोड़ने की आवश्यकता है इस मुहिम के साथ। जी। तो कहीं ना कहीं सर बहुत अच्छे कार्य जो है आपके द्वारा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए किए जा रहे हैं, और अगर वो जो है सभी दिव्यांग भाई बहन वहाँ के अगर इसमें हिस्सा लेते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा राज्य मध्य प्रदेश जो है दिव्यांगों के क्षेत्र में आपके नेतृत्व में उभर सकता है। जाते जाते लास्ट में आप क्या कुछ संदेश हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हेलो दून पर हेलो बोलना चाहूंगा सभी को। सबसे पहले तो कि हमारे सभी जो श्रोता है वो हेलो दून को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, ज्यादा श्रोता इसका आनंद उठाए, और गौरव जी आपको व्यक्तिगत धन्यवाद दूंगा कि आप इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हो। मुझे अपने आप में बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि जिस तरह से आप साक्षात्कार ले रहे हो और जिस तरह से आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है। तो मैं एक यही कहूंगा कि दृष्टि को नहीं बदलने की जरूरत है, हमें दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। नजर ना बदले, नजरिए को बदले, और समाज सकारात्मक दृष्टिकोण से दृष्टिबाधितों को देखे। ये अगर होता है तो निश्चित रूप से समाज में दृष्टिबाधितों की पहुंच और समाज के साथ मिलकर दृष्टिबाधित व्यक्ति काम कर सकता है, और दृष्टिबाधितों की शिक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए जो वर्तमान प्रयास चल रहे हैं उसमें समाज के लोगों का अगर सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे दृष्टिबाधित समुदाय में, दिव्यांग समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन देश के विकास में भी दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सबका सहयोग होगा, हम सभी मिलकर के एक सशक्त समाज की संकल्पना तभी कर सकते हैं जब तक कि दिव्यांग लोगों को हम उसमें जोड़ सकें। तो यही मेरा आखिरी संदेश होगा गौरव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम में आकर के जो है सम्मान बढ़ाया इस चैनल का भी, मेरा भी खुद, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी आपसे अच्छा जुड़ाव रहा, और आज आप ही का साक्षात्कार करने का मुझे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं किन शब्दों में हेलो दून का और आपका धन्यवाद करूं कि ऐसे ऐसे मौके जो है ये रेडियो मुझे देता है, जहां मुझे खुद, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, खुद मुझे अपने गुरु का ही साक्षात्कार करने का जो है मौका मिलता है, जिन्होंने मुझे एक जो है योगदान दिया। तो अब दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, इजाजत लेने का। फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में किसी और नई हस्ती के साथ और उनके नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।